सो हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि मैम लास्ट 30 डेज़ में हम लोग नीट के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारा मोस्ट इफ़ेक्टिव रिवीजन हो जाए। और इस कैटेगरी में बेटा हमारे ऐसे बच्चे भी थे जिनकी ज़ीरो लेवल की प्रिपरेशन है, और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बट नाउ दे वांटेड अ वेरी इफ़ेक्टिव revision. So here I am with the last 30 days strategy, if you can see here. Okay, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपन थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला, अगर आपको कोई चीज़ फॉलो करनी है फॉर योर नीट ताकि आप वहाँ पे 600 के आसपास स्कोर कर पाओ, तो आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू ही जा सकते हो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है बेटा कि आप पूरा का पूरा कंटेंट रीड करो और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाओ। आपको पहले क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद रिवीजन करना है, ठीक है। आप भले से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, बल्कि 0 लेवल पे हो या 500 पे हो, 250 पे हो, वॉट एवर कैटेगरी यू आर इन, यू हैव टू गो फ्रॉम रिविजन थ्रू क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। वो आपको करना क्या है बेटा, आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स निकालने हैं, दैट इज़ PYQs, और उसे सॉल्व करना है, ठीक। दैट वो पूरा का पूरा 3 आवर्स में ही आप सॉल्व करेंगे। बाकी के टाइम जो 3 आवर्स 20 मिनट का है उसको आप नहीं देखोगे। यू विल सॉल्व द पेपर इन 3 आवर्स ओनली, ठीक। अच्छा, जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो यू विल डिवाइड द क्वेश्चन इन 3 पार्ट्स। पहला आपके जो करेक्ट आंसर होंगे, दूसरा जो आपके रॉन्ग आंसर्स होंगे, और तीसरा जो कुछ क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए होंगे, ठीक है। जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं बेटा, बच्चे क्या करते हैं, जनरली उन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, बट आप ये गलती कभी नहीं कर सकते हो, और एटलीस्ट इस टाइम पे बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है कि वो जो करेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं आपके, उन करेक्ट में से A, B, C, D इन 4 ऑप्शन में से मान लो आपका B वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो बाकी का जो 3 ऑप्शन है बेटा वो क्यों नहीं करेक्ट है, इसका रीज़न आपको जानना है। उन 3 ऑप्शन से भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है। तो आपको वो पर्टिकुलरली ध्यान देना है कि मैम बाकी के 3 ऑप्शन से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, डिस्कस वाई अदर 3 ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, और सबसे स्पेसिफिकली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। ओके, अच्छा, अब आते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस पे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपने गलती कर दी हैं, हो सकता है वो जो गलती हुई है आपसे वो इस वजह से हुई हो कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं अच्छे से पढ़े हो या जानते ही नहीं हो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़े हो और अटेम्प्ट किए हो, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो गए हो, और वो कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो मेनली जो होती हैं बायोलॉजी में आती हैं बेटा। क्यों? क्योंकि आपको 2 ऑप्शन हमेशा लगते हैं, हम ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आप क्या करते हो, आप इंट्यूशन गेम खेलते हो बेटा। तो ये इंट्यूशन गेम आपको नहीं खेलना है। यू हैव टू रीड, गो बैक टू NCERT। अगर आपको ऐसा लग रहा है, या अगर आपको पेपर चेक करने के बाद आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो गया हूँ, तो आप NCERT पे वापस से जाओगे बेटा और उस लाइन को पर्टिकुलरली पढ़ोगे, चाहे वो आप बायोलॉजी की बात कर लो, चाहे केमिस्ट्री की बात कर लो। अगर फिजिक्स में ऐसा हो रहा है कि आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपने फॉर्मूला गलत किया हो या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, और अगर वो फिजिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, देन अगेन यू हैव टू रिफर टू द NCERT, ठीक है। अब आ जाओ ऐसे क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस को आप छोड़ दिए हो, दीज आर लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस। क्यों छोड़े हो? सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा कि आप उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को नहीं समझते हो या उस चीज़ को नहीं पढ़े हो। दैट इज़ वाई यू हैव लेफ्ट द क्वेश्चन, यू हैव नॉट टच द चैप्टर। या ऐसा भी हो सकता है कि उस समय ऐसा लग रहा हो कि मैम इन दोनों में तो कन्फ्यूज़न है और थोड़ा सा ईमानदारी दिखा लेते हैं, तो यू हैव लेफ्ट दैट। या ऐसा भी हो सकता है कि दैट क्वेश्चन वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, मे बी सम कैलकुलेशंस, या आपको रिकॉल करने में दिक्कत आ रहा हो, तो टाइम इशू हो गया हो। तो उन सारे लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस को भी आप वापस से यही सारे काम करोगे, NCERT को देखोगे, सॉल्व करके देखोगे, अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वापस से करो यार। ओके, अगर हम फिज़िक्स की बात करें, मतलब पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट को
सॉरी अगर अलग अलग डील कर रहे हैं। फिजिक्स की बात करते हैं बेटा, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं ना बेटा, उनको आप एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग देना ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है बेटा? क्योंकि जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे वहाँ पे आपको बहुत सारे रे डायग्राम्स मिल रहे होंगे। अगर आप रे ऑप्टिक्स की बात करो, उन रे डायग्राम्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लाइक लास्ट में फिगर के बारे में कुछ कुछ लिखा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली इसी डायग्राम से पूछ लेता है। या अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करो बेटा, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, वहाँ पे बैंड गैप वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो बैंड गैप के डायग्राम्स से क्या होता है कि वो डेल्टा वगैरह की वैल्यू पूछ सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी फ्रॉम द थियोरेटिकल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एज वेल, ठीक है। अब आप क्या करना बेटा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उनका फॉर्मूला शीट बनाओगे। उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला हैं उसको एक पेज पे उठा लो और सारे फॉर्मूलेज को लिख डालो। अगर उसमें फॉर्मूलेज के अलावा कुछ कुछ पर्टिकुलर लाइंस या वैल्यूज़ भी हैं बेटे, ठीक है, तो उसको, जैसे बैंड गैप की वैल्यूज़ पूछती हैं वो लिख लो, या कोई भी वैल्यू हो, या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसका चार्ज कितना होगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर की बात करो, तो वो सारे ऐसे चैप्टर्स हैं बेटा जहाँ पे ऑलरेडी डिराइव्ड चीज़ें हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैम। और वहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करके डायरेक्ट +4 नंबर ला सकते हो। तो ये भूल भी मत करना कि आप ऐसे सारे चैप्टर्स को छोड़ रहे हो जहाँ पे फॉर्मूलाज का गेम चल रहा है। इस बात को समझो, ठीक है। और करना क्या है, जब आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, उसको फॉर्मूला शीट बना लिए, अब PYQ प्रैक्टिस करना बेटा। इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैम ये बुक सॉल्व कर ले रहे हैं, वो बुक नहीं। डोंट गो फॉर एनी बुक्स, एनी मॉड्यूल्स और एनीथिंग एल्स, गो फॉर PYQ ओनली। उसके बाद सबसे लास्ट काम आपका आता है कि कोई एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो आप। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इट विल हार्डली बी ऑफ 40-45 क्वेश्चंस ओनली पर चैप्टर्स, ओके। और अगर आप 3 आवर का भी टेस्ट देना चाह रहे हो तो वहाँ पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब अगर बात करें फिजिक्स में कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने चाहिए मैम, सेमीकंडक्टर, एटम्स और न्यूक्लियाई वाले भी चैप्टर कर लेना, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैट। ये तीनों ऐसे चैप्टर्स हैं बेटा जिसमें फॉर्मूलाज बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, और इन फॉर्मूला को पुट करके आप इजीली +4 स्कोर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये 8 के 8 चैप्टर कर लिए तो आपको 100 से 120 के बीच में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस एक चीज़ है कि आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। आपका धर्म है ये पूरे 1 महीने के लिए, यू आर फॉलोइंग इट रिलीजियसली विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी एक्सक्यूज, यू आर डूइंग इट रेगुलरली, ठीक है। सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलेज पे करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के उन बॉक्सेस पे फोकस करने की कोशिश करना इन फिजिक्स 2। अब फिजिक्स के बाद आता है हमारा केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें बेटा, तो केमिस्ट्री अगेन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ऑर्गेनिक ले लो, चाहे इनऑर्गेनिक ले लो, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लो। एनसीईआरटी फिजिक्स की उतनी इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, और बायोलॉजी की भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की जब भी बात करते हैं, अगेन यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला शीट, और उस फॉर्मूला शीट में आप लोग वैल्यूज़ भी इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। दैट इफ़ यू आर कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे नेम रिएक्शन जितने हैं बेटा आपके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स वाले चैप्टर्स में या अमीन्स वाले चैप्टर्स में जितने भी नेम रिएक्शन हैं बेटा, उसको एक जगह लिख लो। अब नेम रिएक्शन को ऐसा नहीं कि बस नाम लिख के छोड़ दिया, वहाँ पे आपके जो भी रिएजेंट इन्वॉल्व हैं, जो भी आपका रिएक्टेंट है, एंड देन आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं बेटा जहाँ पर रिएजेंट के साथ इस स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है कि भाई साहब ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में होगा। प्लीज़ रिमेंबर दैट स्पेसिफिक कंडीशन। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि आपको वो कंडीशन ही चेंज कर दे। मान लो कोई रिएक्शन जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है, ठीक है, और आपको इतना चालाकी से स्विच करेगा ना, 300 डिग्री सेल्सियस की जगह 300 डिग्री केल्विन दे देगा, और आप यहीं पे फंस जाओगे।
तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दोज नेम रिएक्शंस. एंड देन IUC, दैट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सब आपको रिवाइज करने हैं. जितने भी एक्सेप्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सेप्शन से आते हैं बेटा हमारे नीट में. देन यू हैव टू रिवाइज दोज एक्सेप्शंस एज वेल. और इनको प्लीज़ लिख लेना. जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना बेटा उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो होता है वो याद रखता है, परमानेंट रखता है उन चीज़ों को. ठीक है. देन यू हैव टू सॉल्व लास्ट 10 years PYQ. अगेन सेम पैटर्न है कि आप पढ़ रहे हो एंड यू आर गोइंग बैक टू PYQ. टेस्ट सीरीज अगेन मैंने बता दिया. टेस्ट सीरीज कोई भी मेजर वाला अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो. अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो गो फॉर द टेलीग्राम चैनल. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन दैट. ठीक है. अब चैप्टर्स की अगर बात कर लें हम बेटा केमिस्ट्री में, देन यू कैन फॉलो ऑल दीज चैप्टर्स. सबसे पहला दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक. देन उसके बाद यू कैन गो फॉर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन. ये सारे चैप्टर अगर आप कर लिए हो बेटा तो आराम से आपके 120 to 140 के बीच में आ जाएंगे. कंडीशन बस इतनी अप्लाइड है कि आपको हर चीज़ें अच्छे से अपने ग्रिप पे पकड़ ली है आपने. ठीक. कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इसमें कई सारे ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो कि एज इट इज़ NCERT के उठ के चले आते हैं. बहुत सारे सॉल्ट के फॉर्मूले होते हैं जो एज इट इज़ उठ के चले आते हैं. प्लीज़ इस चैप्टर को स्किप करने की गलती भी मत करना बेटा. देन बायोलॉजी आपका हथियार है. ये सब्जेक्ट जो है ना बेटा ये आपका हथियार है. क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ बेटा? क्योंकि आपका बायोलॉजी जो होता है बेटा वो 360 मार्क्स का होता है और सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि आप कितने भी लेवल पे हो, अगर आप 0 लेवल पे भी हो ना बेटा तो इस समय हताश मत होना. बस ये सोचना कि ठीक है मैं बायोलॉजी ही पढ़ूंगा और इस एक महीने में एटलीस्ट इतना तो कर लूँगा कि 300+ ले आऊँ. मेरा वो सेक्शन बायोलॉजी का तो इतना अच्छे से तैयार हो जाए ताकि मैं आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे वर्क कर सकूँ. अगर आप 0 लेवल पे भी हो तो, एंड आई नो दैट नन ऑफ यू आर ऑन दैट लेवल. कुछ ना कुछ तुम पढ़े ही होगे, बिल्कुल पढ़े होगे. तो बायोलॉजी में बेटा कोशिश ये करना कि हमेशा 320 के ऊपर जाओ. जैसे ही 320 के ऊपर जाओगे बेटा 100 आपने फिजिक्स में मार लिए, 100 आपने केमिस्ट्री में मार लिए और 320 हमारा बायोलॉजी ने दे दिया तो आपका ऑलमोस्ट ये जो भी है ना बेटा ये आपको 500 के प्लस लेके चला ही जाता है. और डिसेंट सा कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से आपको एडमिशन्स मिल जाएंगे. ठीक है. बायोलॉजी की अगर बात करें बेटा देन बायोलॉजी में आपको NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है. यू कैन नॉट मिस एनी लाइन. और इसको ना अपने दिल और दिमाग में एकदम अच्छे से याद कर लो. ऐसे रट लो कि यही आपकी दुनिया है, यही आपका यार है, बंधु है, दोस्त है, दुश्मन है, जो भी है. अगर इवन एक सेकंड थॉट आ रहा है ना कि मेरे को अभी ये करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ NCERT का ही आना चाहिए. एंड दैट टू फ्रॉम बायोलॉजी बेटा. लास्ट ईयर के जो पेपर आए अगर वो तुम लोग देखे होगे तो NCERT का इतना बड़ा रोल उसमें प्ले किया है. उसने इनकी जगह ऑन कर दिया है या कुछ लाइंस में एंड छोड़ दो बेटा, बट कुछ लाइन में नॉट लिखा हुआ था NCERT में, उसने नॉट हटा दिया हमारे क्वेश्चन से. अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए, ओह अच्छा NCERT में तो ऐसा लिखा था बट एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है. और वो 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आप चारों में कंफ्यूज हो जाओगे बेटे. तो आपको बस इतना करना है दैट यू हैव टू फॉलो NCERT वेरी रिलीजियसली. देन NCERT पढ़ने के बाद आप PYQ सॉल्व करोगे. कहीं और मत जाना बेटा. 10 साल का PYQ उठाना अगर टाइम नहीं है देन गो फॉर 8 years एटलीस्ट. उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बायोलॉजी में प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर होगा और उतनी ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. अब उससे होगा क्या बेटा कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो 2 ऑप्शन के बीच में जो कन्फ्यूज़न होगी आपकी वो हट जाएगी. और ऑप्शंस के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू जब भी आप कोई चीज़ याद करते हो ना वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है, ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और एक परमानेंट मेमोरी बनाती है. तो प्लीज़ ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो. अब
मैम क्वेश्चन सॉल्व करें कहाँ से, हमें कैसे पता होगा वो सारे क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या कैसे मॉक कर रहा है, नीट के साथ मिल रहा है कि नहीं। तो बेटा अभी एनटीए ने अपनी ही साइट पे एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, काइंडली गो थ्रू दैट मॉक टेस्ट। उसके बाद यू कैन गो फॉर द टेलीग्राम चैनल ऑफ माइन, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया है। यू कैन फॉलो दोज क्वेश्चन बैंक विदाउट एनी अ सिंगल डाउट, ठीक है। एंड देन टेस्ट सीरीज बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको एक पेपर लगाना है 3 आवर का, 3 आवर का। अब ये मत सोचना बेटा वहाँ पे 3 आवर 20 मिनट मिल रहा है मैम तो 20 मिनट का क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे ना तुमको थंब प्रिंट भी देना होगा, तुम्हें साइन भी करना होगा, तुम्हें ये भी करना होगा, तुम्हें वो भी करना होगा। तो वो 20 मिनट एनटीए ने तुम्हारे लिए नहीं दिए हैं, वो 20 मिनट हमारे इन्विजिलेशन के लिए दिए हैं। तुम्हें पेपर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में ही ख़त्म करना है आज भी, ठीक है। तो प्लीज़ 3 घंटे वाला टाइम स्लैब लेके चलना, 3 घंटे 20 मिनट वाला लेके मत चलना। समझ में आई बात? अच्छा मैम कौन से चैप्टर कर लें एनसीईआरटी में, सॉरी बायोलॉजी में कि ये सब हो जाए? भाई सुन, आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, कोई एक चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी का एक एनसीईआरटी का टॉपिक या एक चैप्टर दूसरे किसी चैप्टर से जाके लिंक हो जाता है और एनटीए वहीं कहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा और आप कहोगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। यू कैन नॉट स्किप अ सिंगल चैप्टर। सारे चैप्टर्स आपको करने हैं बेटे, सारे जितने चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में यू हैव टू डू ऑल दोज। हाँ, प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे कर सकते हो कि हायर वेटेज क्वेश्चंस जो हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं टू लोअर वेटेज, ऐसे फॉलो कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में क्वेश्चन कवर कर सको। और जैसे कम टाइम में क्वेश्चंस कवर करोगे ना आपके नंबर इंक्रीज करेंगे, और नंबर इंक्रीज करेंगे ना बेटा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आया? यू कैन फॉलो दिस। सबसे पहला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इससे लास्ट 3 ईयर्स में 24 MCQs पूछे गए हैं। देन कम फॉर द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट। बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट हैं बेटा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और उसके एप्लीकेशन। जो प्रोसेस और प्रिंसिपल वाले चैप्टर हैं उससे अकेले के 15 MCQs पूछे गए हैं बेटा, ठीक। देन उसके बाद आता है सेल साइकिल एंड डिवीजन। ये जो चैप्टर है बेटा ये बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेना बेटा, आपको 110% मैं बता रही हूँ कि ये आपको पूरा नंबर देके जाएगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये भी बहुत इसी चैप्टर है, आप शायद बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेंडल के सारे क्रॉसेस और ये सब चीज़ें। और लास्ट में इसका जो सेक्शन है ना जहाँ पे डिजीज़ वाली चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना। वहाँ से अकेले 3-4 MCQs तो पूछ ही लेता है और ओवरऑल चैप्टर से 12 MCQ लास्ट 3 ईयर्स में पूछे गए हैं। देन वी विल कम फॉर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इस बार एनटीए ने काफ़ी चेंज किया है सिलेबस में, उसको देख लेना। फ्रॉग है, कॉकरोच है और बाकी सारी चीज़ें जो भी ऐड वगैरह की हैं। अकेले से 12 MCQ पूछे गए हैं बेटा। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, बट फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम बायोमोलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना बेटा। और उसके बाद अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादा कुछ लगे कि मैम कहाँ से कौन से पर्टिकुलर सेक्शन से आता है, देन एंजाइम इन द पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल चीज़ें होती हैं कि पूछ लिया जाए, तो 10 MCQs यहाँ से अकेले पूछे गए हैं। एंड ये सारा स्टैटिक जो भी है स्टैटिस्टिक्स ये लास्ट 3 ईयर का है बेटा, ठीक है। यू कैन फॉलो दिस ऑर्डर। बाकी इसके बाद तुम सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना, ठीक। एंड फॉर जो भी आपके मॉक क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रैक्टिस है, चाहे क्यूबी है, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी की भी बात करो बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। दिस इज़ फॉर मानसी श्रीवास्तव करके है, ठीक है। और वहाँ पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक मैं इसका दे दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो इट फ्रॉम देयर। हाँ, दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि इस समय बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, या ऐसा भी होता है कि मैम कर तो रहे हैं बट हो नहीं रहा है, हमको वो पर्सनली गाइड कर दो मैम। तो बेटा पर्सनल गाइडेंस तो मैं दे दूँगी। फॉर दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस इज़ माई इंस्टा हैंडल। तो वहाँ पे आप पर्सनल गाइडेंस या मेंटोरशिप के लिए मुझसे पूछ सकते हो। आपको
आपका पर्सनलाइज डेली टाइम टेबल शेड्यूल या जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेरीज़ हैं, चाहे सब्जेक्ट की क्वेरीज़ हैं, मैं आपको वहाँ पे सब कुछ एड्रेस कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।